पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और लिवर। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? वो ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स होती है। एंडोक्राइन के पास डक्ट्स नहीं होती और ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली थ्रो करते हैं, एंडोक्राइन ब्लड में थ्रो करते हैं और एक्सोक्राइन जो है वो किसी ना किसी जगह पर, डिस्टेंट जगह पर थ्रो करते हैं। तो उन तीनों में से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पेनक्रियास, दैट इज, वैसे मेरा इरादा था लीवर का बट आज थोड़ा सा करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास में सिर्फ दो एटियोलॉजीज हैं, एक है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास और दूसरा है कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास। उससे पहले जो एनोमली है कंजेनिटल वो पढ़ लेते हैं। दो एनोमलीज आती है पेनक्रियास की, एक आता है एनुलर पेनक्रियास, एक आता है एनुलर पेनक्रियास और दूसरा क्या है? पेनक्रियाटिक डिवीजन। दूसरा क्या है? क्या होता है एनुलर पेनक्रियास और पेनक्रियास है क्या? पेनक्रियास बेसिकली एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इस तरीके का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रेट कराता है। एक्सोक्राइन कौन सा परफॉर्म करता है? ये लाइपेज, अमाइलेज, ट्रांसपेप्टाइडेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक बात है, पेनक्रियास बनता किससे है? पेनक्रियास एक बड होता है, पेनक्रियाटिक बड, जो कहां से डिराइव होता है? फोरगट से। फोरगट से एक पेनक्रियाटिक बड बनता है और वो बड डिराइव हो जाता है और उस बड को वो बड बाद में जाकर के क्या बनाता है? फिर पेनक्रियास। दो हिस्से होते हैं पेनक्रियास के कंजेनिटली, एक होता है डॉर्सल बड और एक क्या होता है? वेंट्रल बड। एक होता है डॉर्सल बड और एक होता है, अगर ये दोनों बड मिले नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर पेनक्रियाटिक डिवीजन हो जाएगी, पेनक्रियास के दो हिस्से हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। और एनुलर पेनक्रियास क्या है? जब हेड ऑफ पेनक्रियास जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अराउंड ऐसे लूप कर लेता है, दैट थिंग इज नोन एज एनुलर पेनक्रियास, यानी कि वो सराउंड कर रहा है, ठीक है। ये क्या रिस्क, इसमें किस चीज का रिस्क बढ़ जाता है? ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और पेनक्रियाटिक डिवीजन में एज सच कोई रिस्क या कोई बाद में पैथोलॉजी नहीं आती, बस ये सिर्फ एक कंजेनिटल पैथोलॉजी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पेनक्रियाटाइटिस। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियाटाइटिस कुड बी acute pancreatitis or chronic, acute या अच्छा इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास। जब पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन होगी, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा क्लिनिकली? तो क्लिनिकल सिनेरियो कैसे होगा पेशेंट का? a 30-year-old male who is obese presented to you in the ER with the complaint of epigastric pain। अब याद करो, epigastric pain, और इसका पेन इतना शार्प होता है which radiates to back, epigastric pain radiating to back, epigastric pain radiating to back। जब भी ये आए तो सबसे पहला सिनेरियो, सबसे पहला डिफरेंशियल क्या होना चाहिए आपका? पेनक्रियाटाइटिस। दूसरे नंबर पे हो सकता है पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर जो है वो रप्चर, पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल की परफोरेशन हुई हो अल्सर की वजह से, ठीक है, अल्सर की कॉम्प्लिकेशन। याद रख, समझ आइए आपको? radiating to back, epigastric pain radiating to back. Along with that, the patient is experiencing nausea and vomiting. What is your differential diagnosis? तो हमारा diagnosis जो differential diagnosis पहले नंबर पे that is pancreatitis. Acute pancreatitis में patient की history acute होगी, ER में present कर रहे हैं। Chronic में chronic history होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहली कॉज है, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? सबसे पहली कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन। चलो सबसे पहले इडियोपैथिक, ठीक है, इडियोपैथिक सबसे पहली है। अच्छा, दूसरा क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाता है? फिर पीछे
स्टेसिस होने लग जाता है तमाम एंजाइम को। स्टेसिस की वजह से क्या हो जाती है, पेनक्रियाज की ऑटो डाइजेशन होने लग जाती है। पेनक्रियाटाइटिस होता क्यों है? पेनक्रियाटाइटिस होता है जब ऑटो डाइजेशन होने लग जाती है पेनक्रियाज की। ऑटो डाइजेशन मतलब पेनक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, जैसा कि आपके वो क्या कहते हैं ट्रांसपेप्टाइड डिजीज हैं आपके, जो इलास्टेसिस हैं आपके, या आपके वो जो बाकी तमाम एंजाइम है वो क्या करने लग जाते हैं, वो पेनक्रियाज को खुद खाने लग जाते हैं। ऑटो एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम वो किसकी वजह से होता है? स्टेसिस की वजह से। स्टेसिस कौन कौन सी डिजीजेस की वजह से हो सकती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक, और दूसरा गॉल स्टोन। अगर मिसाल के तौर पे कोई स्टोन आया है, गॉल स्टोन, आपको स्ट्रक्चर पता है कॉमन बाइल डक्ट का? ऊपर से आपके पास सिस्टिक डक्ट बाइल डक्ट आ रही होती है, नीचे से आपके पास पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, दोनों मिलती हैं और क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के ऊपर से जो स्टोन आ रहे होते हैं, ये देखो ये बाइल डक्ट में जो स्टोन आ रहे हैं, ये जब पेनक्रियाटिक डक्ट में यहाँ पर आकर के ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं इसको, तो पीछे क्या हो जाती है? ऑटो एक्टिवेशन हो जाती है एंजाइम की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डाइजेशन होने लग जाती है पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज और किसकी वजह से हो सकता है? गॉल स्टोन के अलावा हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज कैल्शियम, ये भी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। इंक्रीज कैल्शियम एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये जो है ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, अल्कोहल, और भी कुछ कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। ट्रॉमा हो सकता है, या स्कॉर्पियन का स्टिंग हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, स्कॉर्पियन का स्टिंग हो सकता है। मम्प्स में क्या होता है? ट्राइड होता है, किसका? पेरियोडिडाइटिस का, पेनक्रियाटाइटिस का और ऑर्काइटिस का। मम्प्स में ट्राइड होता है। मम्प्स पता है ना आपको, मम्प्स वायरस की वजह से जो होता है, तो इसमें मम्प्स भी एक मेजर कॉज है पेनक्रियाटाइटिस की। अगर एक बच्चा आया है आपके पास और स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड में, और आप उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है, इसका मतलब क्या है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। क्लियर हो गया? कॉजेज समझ आ गई आपको? क्लिनिकल प्रेजेंट क्या कौन? मम्प्स, अच्छा ट्राइड। मम्प्स में पैरोटिडाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, पेनक्रियाज एंड आपके सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? आर वी क्लियर बच्चों? चलो, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की समझ आ गई। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, पेशेंट को रेडिएट टू बैक कर रहा होगा, नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है। एक्यूट में और क्रोनिक में फर्क ये होता है, एक्यूट में सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है रेडिएटिंग टू बैक, क्रोनिक में एब्डोमिनल पेन होता है, वेग भी हो सकता है, या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सिवियरिटी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डायग्नोज कैसे करोगे आप? टेस्ट क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? सीरम, अमाइलेज एंड लाइपेज। अमाइलेज एंड इनमें से स्पेसिफिक कौन सा है? लाइपेज। स्पेसिफिक कौन सा है? लाइपेज। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि जो अमाइलेज है वो सलाइवरी ग्लैंड से भी सिक्रीट होता है, तो अगर सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसकी वजह से भी अमाइलेज बढ़ सकता है। बट जो अगर मैं ये कहूं कि पेनक्रियाटाइटिस के लिए कौन सबसे वो है, तो वो आपका कौन सा लाइपेज है। और कैसे कंफर्म करोगे? अगर ये 2x में है ना, या 3x में है, इसका नंबर नॉर्मल वैल्यू का डबल या ट्रिपल है, कंफर्म पेनक्रियाटाइटिस है। आर वी क्लियर? ठीक। तो सीरम अमाइलेज है, सीरम लाइपेज, ये आप चेक। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप चेक कर सकते हो, एक्सरे कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? एब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हो। एक्सरे पे आपको क्या मिलेगी? सपोनिफिकेशन। क्या मिलेगी? सपोनिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन। ये दो टर्म, एक ही टर्म के दो नाम है। कैल्सिफिकेशन एक ही चीज की दो टर्म है, सॉरी। कैल्सिफिकेशन मिलेगी आपको या सपोनिफिकेशन। क्यों? जहां पे भी ट्रॉमा होता है तो उस जगह पर क्या हो जाता है, फिर वहां पे जाकर के कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन। इसके अलावा पेशेंट इसके पेनक्रियाज में और सीएनएस के अंदर, पेनक्रियाज में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, और जब सीएनएस में भी इस्कीमिया होता है तो कौन सी नेक्रोसिस होती है? नेक्रोसिस कितनी तरह की होती है? चलो, काफी तरह की होती है। सबसे पहली कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सबसे पहली कोगुलेटिव, दूसरी लिक्विफेक्टिव, तीसरी केसियस, चौथी फैट नेक्रोसिस, पांचवी हेमोरेजिक नेक्रोसिस।
जो कि किस में होती है, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में या टॉर्जन ऑफ ओवरी में, या फिर किस में होती है ये आपके जो वो है लंग्स है, पल्मोनरी, जो पल्मोनरी में जो हेमरेज होती है, इनके लंग्स के अंदर जो हेमरेज होती है, नेक्रोसिस होता है, वो हेमोरेजिक नेक्रोसिस होता है। हेमोरेजिक नेक्रोसिस तब होता है जब आपका ब्लड निकल नहीं पाता है, इनके वेन्स की भी ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे टॉर्जन ऑफ टेस्टिकल में होती है। तो वो क्या होता है, वो पूरे का पूरा ब्लड अंदर स्टेसिस कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ नेक्रोसिस हो रही होती है। चलो इसके आगे और क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड। हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या मिलेगा, डक्ट ब्लॉकेज मिलेगी बाइल डक्ट की वजह से, बाइल स्टोन की वजह से, और आपको पेनक्रियाज में क्या मिलेगा, एडिमा मिलेगा, क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रही है। तो पेनक्रियाज कैसा दिखेगा आपको अल्ट्रासाउंड पे, एनलार्ज दिखेगा, और उस पे क्या हुआ होगा, एडिमा हुआ होगा बहुत सारा, ठीक है। चलो इसके अलावा अच्छा दो चीजें और भी इसमें हो सकती हैं। एक, इसमें रप्चर हो सकता है कि ये जो पेनक्रियाज हो ये रप्चर हो जाए और हेमीपेरिटोनियम हो जाए। व्हाट इज हेमीपेरिटोनियम, यानी कि जो ब्लड है ना, ब्लड निकल के आपके पेरिटोनियम कैविटी में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पीछे जो पेन जा रहा है तो फ्लैंक रीजन में आपका ब्लड माइग्रेट कर जाए, उसकी माइग्रेशन की वजह से भी कभी कभी फ्लैंक पेन होता है। लिहाजा हमें ये भी देखना होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि फ्री फ्लूइड तो नहीं है कहीं एब्डोमेन में। एक लाइन लिखी होती है, नो फ्री फ्लूइड इज सीन। अगर आपने अल्ट्रासाउंड कभी पढ़ा हो, उसके एंड पे एक लाइन, नो फ्री फ्लूइड इज सीन। इसका मतलब यही होता है कि कोई किसी किस्म का वो हेमरेज या कोई ब्लड हेमोपेरिटोनियम या एसाइटिस वगैरह नहीं है। दो तरह के फ्री फ्लूइड्स हैं, एक हमारे पास एसाइटिस आती है और दूसरा हमारे पास हेमरेज आती है। आर वी क्लियर टू हियर? अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करूँ, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की मैनेजमेंट कैसे? एक्सीलेंट। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को हाइड्रेट करना है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसकी ब्लॉकेज की वजह से क्या हो रहा है, इसके रप्चर के चांसेस भी ज्यादा है पेनक्रियाज के। तो हो सकता है पेशेंट वाइटली अनस्टेबल होना शुरू हो जाए। आपने पेशेंट के वाइटल लेने, आईसीयू में शिफ्ट करना है, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है आपने। किस तरीके से, पहले तो फ्लूइड देने हैं, पेन किलर्स देने हैं आपने, बाकी सारी चीजें नॉर्मलाइज करनी। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, आपने एंटीबायोटिक भी दे सकते हो आप। कॉज आपने ट्रीट करनी है। अगर तो ये हो रहा है कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन, मिसाल को गाल स्टोन की वजह से अगर ये हो रहा है, तो आपने क्या करना है, फिर ईआरसीपी एंड एमआरसीपी कर सकते हो। व्हाट इज ईआरसीपी एंड एमआरसीपी? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। इसके जरिए क्या करते हो आप, स्टोन रिमूव करते हो। वैसे मेरे लेक्चर जब YouTube पे होंगे तो वो लेंगे क्या पेंडू टीचर है ना इनका, पेनक्रियाटोग्राफी। तो ईआरसीपी हम इसके लिए कर सकते हैं, एमआरसीपी कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। अब इसकी डायग्नोस्टिक भी यही है, डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, लेकिन पहले तो पेशेंट को पेन फ्री करना है ना। अगर आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड काज ये है, या अल्ट्रासाउंड पे आपको एविडेंस आ गया है, या आपको एक्सरे पे एविडेंस आ गया, या पेशेंट की हिस्ट्री है कोलिलिथेसिस की पहले की, और आपने बाकी सारी कॉजेज रूल आउट कर ली, बम्प्स नहीं है, हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, हाइपरलिपिडेमिया नहीं है, स्कॉर्पियन स्टिंग नहीं है, इडियोपैथिक भी हो सकते, बट आपको शक है कि गाल स्टोन हो सकते, तो आपने क्या करना है, ईआरसीपी और एमआरसीपी करनी है। इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक। तो आपने क्या करना है, स्टोन को रिमूव करके स्टंटिंग भी कर सकते हैं आप, उसकी एक स्टंट पास करते हैं वहां पे, स्टंट भी आप प्लेस कर सकते हो, या बलून के साथ उसको डायलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इसकी, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि ऑटोडाइजेशन, वो जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है वो, ट्रांसपेप्टाइडेज, और कौन सा एंजाइम है, इलास्टेज। अगर आप देखो तो ट्रांसपेप्टाइडेज का मतलब है प्रोटीन का बॉन्ड तोड़ने वाला, इलास्टेज का मतलब है इलास्टिन को डिस्ट्रॉय करने वाला। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विसरा हैं वो सब के सब इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, या वो प्रोटीन है या वो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। उसको डाइजेस्ट जब ये करना शुरू कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज शॉक हो सकती है। क्या हो सकता है, शॉक। पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो सकता है, फ्लूइड लॉस की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। हाइपो, कौन सा शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरा, जब ये पेनक्रियाज की डाइजेशन हो रही है तो यहाँ पे सिस्ट बन सकती है। क्या बन सकती है, सिस्ट, जिसको हम सीडोसिस्ट कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सीडोसिस्ट कहेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसमें एब्सेस बन सकती है, पेनक्रियाटिक
एब्सेस बन सकती है। और ARDS एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। हो सकता है कि एंजाइम डाइजेस्ट करते करते एल्वुलर वॉल में जाके डैमेज करने लग जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और आखिरी हो सकता है DIC। क्या हो सकता है, DIC, क्योंकि पेनक्रियास के ये जो हिस्से हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज ब्लड में चली गई, एम्बोलिज्म होने लग गया या कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म होने लग गया, तो उसकी वजह से DIC भी हो सकता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट। DIC की वजह से तो फिर कुछ भी हो सकता है आगे जाके। रीनल फेलियर, कौन सा वाला रीनल फेलियर होगा, प्री रेनल, इंट्रा रेनल, पोस्ट रेनल, प्री रेनल। तो शॉक की वजह से प्री रेनल फेलियर भी हो सकता है। ऐसे तो फिर मेसेंटेरिक इस्कीमिया भी हो सकता है। वाटरशेड एरियाज का कौन से थे वाटरशेड एरियाज GIT में, हेपेटिक एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर। और ब्रेन में कौन कौन सा है, हिप्पोकैम्पस वगैरह। हिप्पोकैम्पस का जो एरिया है वो वाटरशेड एरिया। वाटरशेड एरिया वो वाला एरिया होता है जो दो आर्टरीज के दरमियान में लाई करता है। और जब कभी भी हाइपोवोलेमिया होता है तो सबसे पहले डैमेज या सबसे पहले जो इस्केमिक इंफार्क्ट बनता है वो वहां पे बनता है। आर वी क्लियर? चलो अब मिसाल के तौर पे अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से पैंक्रियास इतना डैमेज हो गया, क्या हो, इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि वो नहीं कर पाया कोप अप उससे और पैंक्रियास की डैमेज हो गई काफी ज्यादा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर पैंक्रियाटिक हार्मोन की रिप्लेसमेंट देंगे, HRT। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। कोई बंदा बता सकते हैं इसे क्यों होगा? ये जो एंजाइम्स है ना, देखो पेनक्रियास कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वही जो एंजाइम हमारे रिलीज हुए में इलास्टेज और ये सारे जो एक्टिवेटेड एंजाइम हैं, अगर ये जाने लग जाएंगे, ट्रैवल करते जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे किसको, उसकी जो एल्वुलर वॉल्स हैं, एल्वुलर वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, टाइप 1 निमोसाइट को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आपकी जो है ये ARD। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, इट इज बिकॉज ऑफ रिकरेंट बाउट्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। जब बार बार पैंक्रियाटाइटिस होता है, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, पैंक्रियास डैमेज होने लग जाता है। जब पैंक्रियास डैमेज होता है तो ये हील तो हो नहीं पाता, इसकी फाइब्रोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। जब इसकी फाइब्रोसिस होती है तो उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन अराइज करते हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटस। अगर टेल में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस चल रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। दूसरी क्या बात होगी, पेशेंट का जो स्टूल होगा वो पेल होगा। कैसा होगा वो, पेल स्टूल क्यों होंगे भाई, क्योंकि ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस फाइब्रोसिस में क्रोनिक बाइल डक्ट को भी इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइल नीचे आ नहीं पाता। नीचे जी क्या नहीं होना चाहिए, अच्छा एक तो स्टीटोरिया तो होगा ही होगा ना। व्हाट इज स्टीटोरिया, लॉस ऑफ फैट इन स्टूल। ये क्यों होता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम जैसा कि लाइपेज है, लाइपेज आ नहीं पाता, तमाम हार्मोन की वो रिप्लेसमेंट नहीं हो पा, हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पा रहे, किससे, पैंक्रियास से। तो वो क्या करने लग जाते हैं, स्टीटोरिया करने लग जाते हैं, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फैट की एब्जॉर्प्शन की लाइपेज से पेल स्टूल क्यों होते हैं, बिकॉज आप देखो ये मिसाल के तौर पे है आपकी CVD, कोवन बाइल डक्ट है, ठीक है। ये इसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हुआ है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस ने इन्वेड कर लिया इस डक्ट को, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा में भी होता है। जब हेड ऑफ पैंक्रियास का एडिनोकार्सिनोमा होता है, वो क्या करता है, वो इन्वेड कर देता है कॉमन बाइल डक्ट को। दोनों सिचुएशन में क्या होता है, जो आपके बाइल है वो किस में नहीं आ पाता, इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता। जब बाइल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता तो आपके स्टूल कैसे होंगे, पेल दिखेंगे। आर यू क्लियर? तो पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करेगा, डायबिटीज के साथ और स्टीटोरिया की आसान हिस्ट्री पता है कैसे ले सकते हो आप पेशेंट से पूछोगे कि जब आप वॉशरूम करते हो तो क्या स्टूल इजी टू फ्लश होते हैं,
अगर इजी टू फ्लश है तो ठीक, अगर वो स्टिकी हैं कमोड के साथ, यानी कि वो चिपक जाते हैं, स्टिक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इस पेशेंट को स्टीटोरिया है, ठीक है। हाँ ज्यादा नहीं पाती, ये भी सही कह रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को, स्टिक कर जाते हैं। जावियार ये कह रहा था कि सर फ्लोट करने लग जाते हैं स्टूल, ठीक है, पानी के ऊपर, ठीक है। बट मैंने जितना पढ़ा है कि स्टीटोरिया में इजी टू फ्लश नहीं होते स्टूल, ठीक है, वो स्टिक करता है आपके कमोड के साथ, ठीक। डायबिटीज हो सकती है, स्टीटोरिया हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, वेग एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है। तीसरी बात, चूंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन, ए ई डी के, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, हाइपरकेरेटोसिस होने लग जाता है, बिटेड स्पॉट्स आने लग जाते हैं, जीरोसिस होने लग जाता है। व्हाट इज जीरोसिस? ड्राइनेस ऑफ स्किन। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होने लग जाता है। और क्या क्या हो सकता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से? इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो पेशेंट तो क्या होगा, तो फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चलता रहेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहेगा, ठीक है। बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स हो सकती है, बड़ों में अगर होगा तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इसमें। अब देखो, जैसे आपका पहला सवाल था कि सर हो सकता है एग्जाम मुश्किल हो, क्या ही पूछ सकते हैं क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में से, वो यही पूछेंगे ना कि इसको क्या क्या होगा, किस वजह से होगा, इसको डायग्नोज कैसे करोगे। तो डायग्नोज कैसे करोगे आप इसको, कैसे डायग्नोज करोगे आप इसको? एक तो आप हार्मोनल लेवल भी सबसे पहले आप स्टूल की स्टडी करो। स्टूल की स्टडी में एक स्टेन होता है जो किसको, जो फैट को सिर्फ क्या करता है, उसको ग्वाच स्टेन कहते हैं मेरे ख्याल में, GUAIC। ये स्टेन होता है, ये स्टेन पॉजिटिव आएगा, ये सिर्फ फैट्स को क्या करता है, फैट्स को, तो इससे ये शो करता है ये वाला टेस्ट कि हमारे जो स्टूल हैं हमारे पेशेंट के, उनमें फैट्स है, फैट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। एक पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आया, अलोंग विद दैट उसमें विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है काफी सारी, उसके साथ साथ उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हाई है, और वो कहता है कि मैं स्टूल फ्लश भी नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। स्टूल हो सकता है वो खुद ना बताए, आपने फिर उसको खुद बताना है, ठीक है, कि पूछना है उससे कि कैसे कैसे ये है या नहीं। तो ग्वाच पॉजिटिव अगर स्टूल आ गया आपके, तो उसका मतलब क्या है कि ये फैट, तो इसको यानी कि स्टीटोरिया है, ठीक है।